नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और सीधा लिए चलते आपको उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में, जहां इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे इस दौरान कर रहे थे, लेकिन उन सब से इतर रह करके हम लोग इन सभी घटनाओं के मौन साक्षी बन करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। महाकुंभ का महत्व क्या है, इसके आध्यात्मिक पहलू को लेकर, इसके सामाजिक पहलू को लेकर, राष्ट्रीय एकात्मता के पहलू को लेकर, इसके आर्थिक पहलू को लेकर के अनेक विचारकों ने, विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी और स्वाभाविक रूप से कुंभ के बारे में चर्चा वही कर सकता है जो महाकुंभ का दर्शन किया हो और महाकुंभ की नगरी में जाकर के जिसने साक्षात इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन में सहभागी बनकर के इस पूरे आयोजन में जो सहभागी बना होगा, महाकुंभ के बारे में, उसकी विवेचना के बारे में, उसके अलग अलग पक्ष के बारे में वही चर्चा कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में इस बात का उल्लेख किया, ये यथा माम प्रवदन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यानी मुझे जो जिस रूप में स्मरण करता है मैं उसी रूप में उसको दिखाई देता हूं और मुझे लगता है कि जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसे ही सृष्टि प्रयागराज में देखने को मिली। पहला आयोजन है जिसको दुनिया के मीडिया ने सराहा है और दुनिया की मीडिया की चर्चा मैंने कल भी की थी। मैं उसको बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, लेकिन फिर भी चाहे वह वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का हो, बीबीसी लंदन हो, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो, द न्यूयॉर्क टाइम्स हो, राइटर्स हो, द गार्डियन हो, सीएनएन हो, इन सब ने इस महाआयोजन की तारीफ की, इस महाआयोजन की तारीफ की। और यूनेस्को के निदेशक टिम कर्टिस ने भी महाकुंभ के बारे में कहा कि 2019 के कुंभ को यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2023 में इसके सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों की निगरानी की जा रही थी। कुंभ मेला प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान कर रहा है और वे स्वयं भी महाकुंभ के हिस्सेदार बने थे, उसमें भागीदार बने थे। महोदय, आज का एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैं उसकी ओर पे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारे प्रतिपक्ष के जो माननीय सदस्य हैं वे जानते हैं देश के एक प्रतिष्ठित हिंदी आलोचक श्री सुधीर पचौरी को कि हमारे संघ विचारधारा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से भी उनका कोई संबंध नहीं है, वे हमारी विचारधारा या अन्य इस प्रकार के मुद्दों की अक्सर आलोचना और आलोचनात्मक कार्यों के लिए ही वे जाने जाते हैं। महाकुंभ के बारे में उन्होंने लिखा कि समाज अपने अनुभवों में जीता है। उन्होंने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि 45 दिन लंबे अनुभव में हर रोज 1 से 1.5 करोड़ की संख्या में आती संगम में सहज अनुशासित भाव से आस्था की डुबकी लगाती और उतनी शांति से वापस जाती भीड़ ने अपने सद्व्यवहार से दुनिया के मीडिया को आकर्षित और अभिभूत किया। देखिए, ये भारत के सनातन धर्म के अनुशासन को और उसकी आस्था को अभिव्यक्त किए जा रहे हैं विचार। उन्होंने ये भी लिखा है कि
ऐसी उदारता, सहजता, सहनशीलता, विनम्रता और शालीनता गहरा आदर भाव पैदा करती है। यानी भारत के प्रति और सनातन धर्म के प्रति हर व्यक्ति के मन में यह जो भाव है, आपने देखा होगा 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं और इन 45 दिनों में प्रयागराज हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी कोई लूट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई दुष्कर्म बलात्कार की घटना नहीं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिसके बारे में कोई अपने आप को शर्मिंदा महसूस करे। ये सामाजिक अनुशासन नहीं तो क्या है? आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में संबोधन दे रहे थे, जहां महाकुंभ को लेकर उन्होंने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ के महाआयोजन को दुनिया ने सराहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लगातार बड़ी खबरें प्रकाशित की जिसमें महाकुंभ के महाआयोजन के बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि यूनेस्को डायरेक्टर ने भी कहा है। और आइए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस समय अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र में एसपी विधायक अबू आजमी विधानसभा से निलंबित कर दिए गए हैं। मौजूदा सत्र के लिए अबू आजमी को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि अबू आजमी ने औरंगजेब पर लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद वो विवादों में घिर गए थे। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने करी थी कार्रवाई की मांग। तो आपको बता दें कि अबू आजमी को सत्र से निलंबित कर दिया गया है और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस कार्रवाई की मांग की थी। आपको बता दें कि अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी कहा था उनको महान प्रशासक थे और इसके बाद उन पर कार्रवाई की गई, शिकायत भी दर्ज कर दी गई थी और उसके बाद अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद आपको बता दें कि मौजूदा सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया अबू आजमी को। महाराष्ट्र में इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है, जिसमें आए सत्र में अब अबू आजमी नहीं नजर आएंगे, क्योंकि औरंगजेब पर विवादित टिप्पणी के बाद अबू आजमी की मुश्किलें लगातार बढ़ गई थी, जिसमें मौजूदा सत्र से भी अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मुंबई से हमारे संवाददाता इस समय शिशिर शेलार हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, क्या है ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए भावना, आज जो है जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने सदन में प्रस्ताव रखा कि जिस प्रकार से सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में जो टिप्पणी की है, वो विवादित टिप्पणी है, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उसका निषेध होना चाहिए और साथ ही साथ कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। और इसीलिए उनके बारे में जो है सदन में उन्होंने प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस सदन के लिए जो है उनको निलंबित कर देना चाहिए। हालांकि उनकी मांग को लेकर जो बीजेपी विधायक है सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने ये मांग की है कि सिर्फ इसी सत्र के लिए नहीं बल्कि उनको पूरे कार्यकाल के लिए जो है उनका निलंबन कर देना चाहिए। हालांकि उस पर जो संसदीय कार्य मंत्री है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट के हैं जिसके अनुसार यह फैसला लिया गया है। लेकिन सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगर जरूरत पड़े तो जो विधायक है उनकी एक समिति गठित की जाए और ये प्रस्ताव समिति के पास भेज दिया जाए कि आखिर कैसे जो है पूर्ण कार्यकाल के लिए निलंबन किया जा सकेगा। लेकिन मौजूदा तौर पर फिलहाल जो मौजूदा सत्र है बजट सत्र महाराष्ट्र का, उस सत्र के लिए अबू आजमी को जो है निलंबित कर दिया गया। हालांकि प्रस्ताव सदन में रखा गया तो जो विपक्ष नेता थे वो भी इस प्रस्ताव के समर्थन में थे और अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव को जो है सम्मत कर दिया गया। इसका मतलब इस पूरे बजट सत्र के लिए अबू आजमी को निलंबित किया गया है। लेकिन साथ ही साथ एक कमेटी भी स्थापित की जाएगी आने वाले समय में और उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा कि पूरे कार्यकाल के लिए अबू आजमी को निलंबित कैसे किया जा सकता है। इसके ऊपर जो है कमेटी सोच विचार करेगी, लीगल एडवाइस लेगी, उसके बाद जो है इस पर कार्रवाई की जाएगी। जी भाव। इसके साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी बड़ी बात कही है और शिशिर, साथ ही साथ उन्होंने देशद्रोह का भी उन पर बड़ी कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का मामला भी दर्ज कराने की बात की है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का क्या कहना था? देखिए, कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बारे में बयान दिया था। जैसे ही इस मामले में तूल पकड़ा, मुख्यमंत्री ने हाल ही सदन में भी ये बात कही थी कल
और सदन के बाहर जब मीडिया से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार से टिप्पणी की है अबू आजमी औरंगजेब के बारे में, ये टिप्पणी जो है निंदनीय है। खासतौर पर महाराष्ट्र में, और खासतौर पर महाराष्ट्र के इतिहास के अगर बारे में बात करें तो औरंगजेब का जो है गौरवपूर्ण इस प्रकार से जो है उनकी बड़ी बातें कहना, ये कहीं ना कहीं लाजमी नहीं है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि इन पर देशद्रोह का गुनाह भी जो है दाखिल कर देना चाहिए और साथ ही साथ जो है पुलिस कंप्लेंट भी फाइल कर देनी चाहिए। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कल और परसों 2 दिनों में महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में अबू आजम के खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेंट दायर की गई। एक कंप्लेंट जो है शिवसेना के सांसद नरेश म्हस्के ने थाने में। जी, तो शिशिर हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे कि अबू आजमी को आने वाले सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, जो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ अक्षर बढ़ाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में भाग लेंगे। वेबिनार में मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल है। वेबिनार सरकार, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दक्षिणी भारतीय राज्यों की विशेषता वाले विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा के सिरसा स्थित जेसीडी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। उन्होंने कहा, हरियाणा के लोगों ने दुनिया भर में भारत का डंका बजाया। पंजाब सरकार के खिलाफ किसान आज से चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस बीच आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर एकत्र हुए। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर चंडीगढ़ में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने सभी रास्तों को सील कर दिया और लोगों को इन रास्तों से बचने की सलाह जारी की है। चंडीगढ़ पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चंडीगढ़ की ओर से मार्च के मद्देनजर शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन लागू किया है, जिसके कारण जीरकपुर चंडीगढ़ सीमा पर यातायात की गति धीमी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आंदोलनकारी किसान संगठनों की निंदा करते हुए कहा कि उन्होंने पंजाब को धरना का राज्य बना दिया है और इससे भारी नुकसान हुआ है। पंजाब सरकार की इस कार्रवाई के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब को तानाशाही राज्य में बदलने का आरोप लगाया। बसपा के अध्यक्ष मायावती ने अपने छोटे भाई आनंद कुमार के स्थान पर दल के वरिष्ठ नेता रणधीर बेनीवाल को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वय की जिम्मेदारी दे दी है। मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर यह जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की अध्यक्षता में चेन्नई में परिसीमन मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बैठक में एक प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जनसंख्या आधारित परिसीमन का कड़ा विरोध किया गया। तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति ने स्टालिन पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि एम के स्टालिन ने संस्कृत को मृत भाषा कहा है। उन्होंने कहा कि एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के संविधान की नहीं बल्कि भारतीय संविधान की शपथ लिया। उन्होंने एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर इसे समझना चाहिए। झारखंड के चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जिले के छोटे नागरा थाना क्षेत्र में जंगलों के नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 जवानों के घायल होने की सूचना है। अंसल एपीआई पर कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बाद कार्रवाई शुरू हुई। गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, पिता, पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर जन मिलन समारोह का आयोजन किया और लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के मंत्री परवेश सिंह साहिब सिंह वर्मा ने बुधवार को यमुना नदी का दौरा किया और बोट क्लब में से छठ घाट तक नाव की सवारी की। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने यमुना नदी का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों के साथ चर्चा की। उत्तर प्रदेश की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा पेश करने वाली याचिका पर अब 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष सुरक्षा अभियान के तहत रात्रि गश्त की जा रही है। इस दौरान राजधानी में जगह जगह बैरिकेड लगाकर जांच पड़ताल की गई। अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी सड़कों पर उतरे। इस दौरान दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने मौके पर जाकर अधिकारियों से की मुलाकात। वहीं स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र यादव ने अन्य अधिकारियों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा की समीक्षा की। रविंद्र यादव ने बताया कि संगठित अपराध के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई जा रही है ताकि अपराधियों में डर कायम रहे। ब्रिटेन के दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने और एक दूसरे के यहां लोगों की आवाजाही बढ़ाने पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन व्यापार एवं वाणिज्य मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एफटीए वार्ता की प्रगति पर की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के गृह मंत्री येवेट कूपर से भी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने और तस्करी से निपटने के लिए हुई चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से भी की मुलाकात। भारत के शेवेनिंग स्कॉलरों से भी की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये स्कॉलर टैलेंट और लोगों के बीच आदान प्रदान की एक ज्वलंत अभिव्यक्ति है। ये निश्चित रूप से भारत ब्रिटेन के संबंधों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष को न आने के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो पाई थी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती में हुए शामिल। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने बताया कि वर्तमान में देश भर में 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं जो देश के सभी जिलों को कवर करते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी कि HECI के गठन से संबंधित विधेयक संसद में पेश करेगी। तेलंगाना के नागर कुरनूल में सुरंग ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज भी जारी है। सेना की मेडिकल टीम में बचाव दलों के उपचार प्रदान कर रही है। सीबीआई ने 3 और 4 मार्च की रात एक ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान मुगल सराय में पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत विभागीय परीक्षा पेपर लीक घोटाले का पता लगाया गया और उसका भांडाफोड़ हुआ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। न केवल स्थानीय निवासी बल्कि बर्फबारी का आनंद लेने मनाली आए पर्यटक भी पानी की कमी और बर्फबारी के बीच पावर कट से परेशान है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी का क्रम जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद सड़क परिवहन ठप हो गया है। BRO के कर्मी युद्ध स्तर पर सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में 2 दिनों से लगातार हो रही है बर्फबारी के बाद सूरज की रोशनी पड़ते ही डोडा का भलेसा क्षेत्र बेहद खूबसूरती से भरा हुआ है। श्रीनगर शहर में सर्दी जारी रहने के बीच पर्यटक दल झील में शिकारा की सवारी का आनंद ले रहे हैं। बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 140 अंकों की बढ़त के साथ 73,130 पर, वहीं निफ्टी 40 अंक चढ़कर 22,129 पर कर रहा है कारोबार। आयकर विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में लोकसभा की प्रवर समिति की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकास विनिर्माण निर्यात नियामक निवेश और EODB सुधारों के इंजन के रूप में MSME पर बजट के बाद आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नियामकीय बोझ को कम करने के साथ ही विश्वास आधारित शासन को बढ़ाने और भारत को एक निर्बाध निर्यात अनुकूल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कदम उठाने को लेकर दृढ़। दिल्ली का भारत मंडपम में एशिया का दूसरा और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर आहार के 39वें संस्करण का हुई शुरुआत। भारतीय उद्योग परिसंघ की ओर से आयोजित यह मेला 4 से 8 मार्च तक चलेगा। यह आयोजन में दुनिया भर के 1700 से अधिक प्रदर्शक ले रहे हैं भाग। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आहार मेले को संबोधित करते हुए खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने भारतीय उद्योग जगत को वैश्विक स्तर की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का आह्वान किया। देश के प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली हेवी ट्रकों का परीक्षण किया शुरू। ये ट्रायल अगले 18 महीनों तक चलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और प्रहलाद जोशी ने टाटा मोटर्स द्वारा बनाई गई भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रक के ट्रायल को दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय खाद्य और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने केंद्र सरकार से खरीफ 2014-15 में भारतीय खाद्य निगम को आपूर्ति किए चावल से संबंधित 1468.94 करोड़ रुपए की बकाया राशि जल्द से जल्द जारी करने की मांग की। मुख्यमंत्री ने प्रहलाद जोशी से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के तहत तेलंगाना को 4000 मेगावाट और ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने का भी अनुरोध किया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को ओएनजीसी के आसपास के ब्लॉक से प्राकृतिक गैस के उत्पादन और बिक्री से हुए लाभ पर $2.81 अरब का नोटिस भेजा। सूचना प्रौद्योगिकी समाधान कंपनी कोफोर्स ने यात्रा प्रौद्योगिकी कंपनी सेबर कॉर्पोरेशन के साथ 13 साल की साझेदारी की घोषणा की। कोफोर्स ने कहा कि इस समझौते के तहत वह सेबर को उत्पाद विकास में तेजी लाने और कृत्रिम मेधा समाधान पेश करने में मदद के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में काम करेगी। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी को उन्नत रसायन सेल के लिए PLI ACC के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने से चूक को लेकर IFCI लिमिटेड से मिला पत्र। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के बारे में किया आगाह, धोखाधड़ी के खिलाफ बदमाशों को दी चेतावनी। अमेरिका के चीन, मेक्सिको और कनाडा पर उच्च टैरिफ लगाने के चलते कृषि, इंजीनियरिंग, मशीन टूल्स, परिधान, कपड़ा, रसायन और चमड़ा जैसे क्षेत्रों में भारतीय निर्यातकों को लाभ मिलने की उम्मीद। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के अनुसार चीनी उत्पादों पर उच्च टैरिफ भारत के लिए अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने का देगा अवसर। NSE ने निफ्टी के लिए FNOX एक्सपायरी दिन को मौजूदा गुरुवार एक्सपायरी दिन से बदलकर सोमवार किया। ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच चीन ने आज सुबह 5% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य की घोषणा की। निवेशकों ने आज आने वाले वर्ष के लिए चीन के आर्थिक लक्ष्यों का स्वागत किया, वहीं पर्यवेक्षकों ने चीन के प्रोत्साहन को लेकर कम ही उम्मीद जताई है। वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज कांग्रेस के संयुक्त सत्र को उन्होंने किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका का सुनहरा दौर वापस आ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका की जरूरत के अनुसार बदलाव लाने के लिए संघर्ष कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि पिछले महीने अवैध रूप से सीमा पार करने की घटनाएं अब तक की सबसे कम रही। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के कुछ कब्जों में अवैध प्रवासियों का कब्जा है और वह उन्हें देश से बाहर निकाल कर रहेंगे। ट्रंप ने अपने संबोधन में कांग्रेस और देश की जनता को अपने कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों के किए गए कामकाज के बारे में जानकारी दी। ट्रंप ने साथ ही कहा कि अमेरिका के सपनों को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि अमेरिका की जनता ने बदलाव के लिए दिया है हम पर भरोसा। ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। ट्रंप के संसद में भाषण के बाद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने अरबपति दोस्तों को और अमीर बनाना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि हर एक नया फैसला लेने पर पुराने 100 फैसलों को रद्द किया जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ ओवल ऑफिस में हुई उनकी नोकझोंक अफसोसजनक थी। ज़ेलेंस्की ने साथ ही कहा कि वे दीर्घकालिक शांति के लिए ट्रंप के मजबूत नेतृत्व में काम करने को तैयार है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन अपने दुर्लभ खनिजों पर समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भी तैयार है। जस्टिन ट्रूडो ने घोषणा की है कि कनाडा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किए गए ट्रेड वॉर से पीछे नहीं हटेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रूडो ने टैरिफ के औचित्य को खारिज कर दिया है और इसे करीबी सहयोगी की ओर से कनाडा के खिलाफ व्यापार युद्ध कहा। कनाडा ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुरुआत में 30 अरब कनाडाई डॉलर का शुल्क लगाया है। अरब नेताओं ने मिस्र द्वारा गजा के लिए तैयार 53 अरब डॉलर की पुनर्निर्माण योजना को दी मंजूरी। कल काहिरा में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन के बाद अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल घीत ने इस योजना की घोषणा की। मिस्र की मेजबानी में हुए इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी हुए शामिल। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बने चेस मास्टर विराट कोहली, जिन्होंने 84 रन की बेहद अहम पारी खेली। चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में 5वीं बार है जब टीम इंडिया इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का टारगेट दिया था। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की जीत के बाद टीम इंडिया के प्रशंसकों के बीच उत्साह का माहौल है। दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स खेल गांव के स्टेडियम में 11 से 13 अप्रैल तक होगा चौथा खेलो मास्टर्स गेम का आयोजन। इस आयोजन में देश के 26 राज्यों से करीब 2500 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। फिल्म तुमको मेरी कसम का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। सलमान खान की फिल्म सिकंदर का गाना जोहरा जबी हुआ रिलीज। सलमान खान की फिल्म सिकंदर इस साल ईद के मौके पर यानी 28 मार्च को सिनेमाघरों में देगी दस्तक। धानुष के आगामी निर्देशित और अभिनीत फिल्म इडली कढ़ाई की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। फिल्म अब 20 जून को होगी रिलीज। साउथ अभिनेता कार्तिक को फिल्म सरदार 2 की शूटिंग के दौरान पैर में लगी चोट।
ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 इस साल 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। जॉन अब्राहम की राजनीतिक एक्शन ड्रामा फिल्म द डिप्लोमैट 7 मार्च को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। सूरज पंचौली, सुनील शेट्टी, विवेक ओबरॉय की फिल्म केसरी वीर 14 मार्च को होगी रिलीज। मलयालम फिल्म लूसीफर का सीक्वल L2 एम्पुरान 27 मार्च को होगा रिलीज। पवन कल्याण अभिनीत फिल्म हरिहर वीरा मल्लू इसी महीने 28 मार्च को तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ में होगी रिलीज। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर सिंगर कल्पना राघवेंद्र ने की नींद की गोलियां खाकर सुसाइड करने की कोशिश। और फिल्म छावा ने रिलीज के 19वें दिन 3 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।